बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, जगदानंद सिंह के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर शोर से हो रही है कि जगदानंद सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। इसको लेकर के पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। दरअसल जगदानंद सिंह बिहार उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, जब पार्टी के कुछ नेता उनसे इस्तीफे की मांग भी कर चुके हैं। दोस्तों बिहार के सारण जिला के एसपी कुमार आशीष ने नए कानून बीएनएस के तहत देश में सबसे पहले सजा दिलाने का रिकॉर्ड बनाया है। जहां उड़ीसा में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और फिर महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 में किए गए कार्यों पर व्याख्यान दिया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद थे। जब सम्मेलन में मौजूद अधिकारियों ने एसपी कुमार आशीष के इस कार्य मॉडल की सराहना करते हुए देश के अन्य पुलिस पदाधिकारियों को फॉलो करने का सुझाव दिया है। एसपी कुमार आशीष ने बताया है कि राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन में सारण पुलिस की कार्यशैली को सराहना मिलना पुलिस कर्मियों के लिए गर्व की बात है। इतने बड़े कार्यक्रम में सारण पुलिस के इस कार्यशैली को रोल मॉडल के रूप में देश के अन्य राज्यों में लागू करने का सुझाव देना नए ऊर्जा के साथ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों एड्स की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। एड्स का डंस जितना बड़ा शारीरिक है उससे कहीं बड़ा सामाजिक है। आज भी अगर किसी को HIV एड्स हो जाए तो इसे बेहद बुरी नजर से देखा जाता है, लेकिन अब इस डंस का नामो निशान मिट जाएगा। जब दवा निर्माता कंपनी जीलैंड ने ऐसी वैक्सीन तैयार की है जिसे साल में 2 बार लगाने से एड्स का खात्मा हो जाएगा। यह हो जाता है। महिलाओं पर किए गए ट्रायल में ये 100% सफल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि मर्दों पर भी इसका समान प्रभाव पड़ेगा। जब कंपनी का मानना है कि ये इंजेक्शन HIV को रोकने में 100% प्रभावकारी है और यदि इसे पूरी दुनिया में लगा दिया जाए तो फिर बहुत जल्दी दुनिया से एड्स का नामो निशान मिट जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के तहत एड्स HIV बीमारी को पूरी दुनिया से 2030 तक खत्म करने का भी प्रण लिया गया है। इस लिहाज से जीलैंड कंपनी की ये वैक्सीन करामती साबित हो सकती है। कंपनी ने इस वैक्सीन को लेंकेपवीर नाम दिया है। लेंकेपवीर। यह दवा निर्माता कंपनी जीलैंड ने कहा कि ये वैक्सीन बेहद सस्ती होगी और इसका जेनेरिक वर्जन भी उपलब्ध होगा। इसे करीब 120 गरीब देशों में भेजा जाएगा जहां HIV की दर बहुत ज्यादा है। इसमें लैटिन अमेरिका देश में भी शामिल है जहां पर आजकल HIV की दर बढ़ गई है। दोस्तों नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा बिहार में सियासी हलचल बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसीलिए समर्थकों को एकजुट करने के लक्ष्य के साथ यात्राएं शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। यह वे मुख्य रूप से महिला मतदाताओं पर केंद्रित है। इसे महिला संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू हो रही है। वे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा का ये तीसरा चरण होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता और राजनीति में यात्राओं का बड़ा योगदान रहा है। सत्ता के पहले दौर 2005 से 10 के बीच वे हर साल यात्रा पर निकलते थे। बाद के दिनों में भी उनकी यात्राएं हुई, लेकिन लगातार नहीं हुई। यात्राओं के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम जनता की जरूरी कठिनाइयों को करीब से देखते थे या नीतियां बना करके उनका निदान करते थे। नीतीश सरकार की अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाएं इन्हीं यात्राओं से प्रेरित है। वहीं पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में आम लोगों के बदले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। इनमें राजद के पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक के पदाधिकारी और फिर विधायक, पूर्व विधायक शामिल होते हैं। जब तेजस्वी यादव के पास उस जिले के सभी मतदान केंद्रों का पिछले चुनाव के दौरान पड़े वोटों का लेखा जोखा रहता है। वे कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि उनके इलाके में पार्टी की जीत कैसे होगी। यह योजना यह है कि कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार विधानसभा चुनाव की योजना बनाएं।
दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गैंगस्टर और लौड़ाइस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मार देने की धमकी मिल रही है। एक दो नहीं बल्कि अब तक 20 से 25 बार धमकी मिल चुकी है व्हाट्सएप पर और वीडियो कॉल करके, ऑडियो कॉल करके। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब चिराग पासवान इस मामले पर अपनी बात कही है, उन्होंने कहा है कि ये चिंता का विषय है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उसे उतनी ही गंभीरता से ले रही है। या किसी की भी जान हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर इस तरीके की धमकी मिल रही है तो फिर उनको उचित सुरक्षा के साथ साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके साथ किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इससे पहले भागलपुर के सबौर स्थित हाई स्कूल में नव संकल्प सभा को चिराग पासवान ने संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जहां आपको बता दूं कि 3 दिसंबर की ये बैठक यानी कि आज की ये बैठक पहले शाम 4 बजे से होने वाली थी, लेकिन अब समय में बदलाव कर दिया गया है। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 12:05 पर कैबिनेट की बैठक करेंगे। जब मुख्य सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में ये बैठक होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी मंत्रियों को सूचना भेजी है। इसके पहले कैबिनेट की मीटिंग 19 नवंबर को हुई थी। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों के डीएम को शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा अहम कार्य सौंपा गया है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जब बिहार में 1,80,00,000 छात्र नामांकित हैं, जिसमें से 22,77,000 बच्चों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है। जब मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिले के सभी डीएम से 15 दिनों के भीतर ये कार्य पूरा करने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ की विफलता के बाद इस समस्या का समाधान जिलाधिकारी यानी कि डीएम को सौंपा है। सभी डीएम को बच्चों के नाम और फिर विवरणों की सूची भेजी गई है। साथ ही साथ आधार कार्ड बनवाने और फिर इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बिहार के अलावा मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने डीएम से 15 दिनों के भीतर ये कार्य पूरा करने की अपील की है। मुसलमान जदयू को वोट नहीं करते हैं। ललन सिंह के इस बयान के पक्ष में जदयू के पूर्व सांसद उतर गए हैं। आपको बता दूं कि ललन सिंह ने कहा था कि मुसलमान जदयू को पहले वोट करते थे ना अब वोट करते हैं। अब इस बयान को लेकर के पूर्व सांसद अशफाक करीम ने कहा कि हर एक को पार्टी के कार्य याद दिलाते रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंच करके जन जन तक बातों को पहुंचाना चाहिए ताकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मुसलमान काम के अनुरूप अपना मत जदयू को नहीं करते हैं, जबकि सरकार ने सभी के लिए काम किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों से जदयू को मजबूत से वोट देने की बात कही है। आपको बता दूं कि पूर्व सांसद अशफाक करीम से पहले जेडीयू के मंत्री ललन सिंह भी ये बात कह चुके हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। हालांकि बयान को लेकर के विवाद बढ़ता देख को लेकर के उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। लौड़ाइस बिश्नोई गैंग के नाम पर पप्पू यादव से मजाक चल रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पूर्णिया एसपी ने इस कई बातें कह दी है इस मामले पर। आपको बता दूं कि पप्पू यादव को कई बार जान से मार देने की धमकी मिली है। जब कॉल करके 5-6 दिनों में मार देने की बात कही है, कल भी कही गई है। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पूर्णिया पुलिस ने दावा किया है कि सांसद पप्पू यादव को फ्रैंक कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, यानी कि मजाक किया जा रहा है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि सांसद को अधिकांश धमकी के मामले में ये बात सामने आई है कि भारत में बैठ करके विदेशी नंबरों पर व्हाट्सएप बना करके उन्हें कॉल किया जा रहा है। यह इनका डिटेल व्हाट्सएप से मांगा गया है। जब कुछ मामलों की जांच में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि धमकाने वालों का कनेक्शन गैंगस्टर लॉरेंस के साथ नहीं है। धमकी देने वाले किसी निजी हित को साधने के लिए फ्रैंक कॉल का प्रयोग करके धमकी दे रहे हैं। जब पुलिस इस बात का पता लगाने में लगी है, साथ ही साथ पुलिस सांसद को मिल रही धमकी पर काफी गंभीर है। मसलन उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एवं सुरक्षा के अन्य बिंदुओं पर बराबर नजर रखी जा रही है। दोस्तों, जुलाई 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकला था और फिर परीक्षा भी हुई। इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। हजारों की संख्या में राजधानी पटना स्थित धरना स्थल पर इस परीक्षा को पास कर चुके अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों ने सीसीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि सीसीसी के जरिए बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया था। जब इस बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकाला गया था तो फिर कहीं पर भी EWS या फिर NCL सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया गया था। विज्ञापन में अभ्यर्थियों से इन सर्टिफिकेट को देने के लिए मांग नहीं की गई थी। लेकिन अब जब परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है तो फिर सीसीसी ने मनमानी करना शुरू कर दिया है। जहां अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अब सीसीसी द्वारा विज्ञापन की तिथि के पहले का EWS और फिर NCL सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। धरने में मौजूद छात्र नेता दिलीप ने कहा कि जब बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया तो उस वक्त EWS या फिर NCL सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। CSBC के विज्ञापन में भी इन दो सर्टिफिकेटों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अब
जब पूरी प्रक्रिया सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूरी कर ली गई है तो फिर CSBC ने EWS और फिर NCL सर्टिफिकेट इस परीक्षा के विज्ञापन के पहले का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ये मांग की गई है जो कि गलत है। दोस्तों, दरभंगा और आसपास के जिलों में अब दवाओं की किल्लत खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह के यानी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्षेत्रीय औषधि भंडार का शिलान्यास किया। यह औषधि भंडार दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में 9 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। इस मौके पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और फिर अधीक्षक समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। शिलान्यास के अवसर पर मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के परिसर में क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का शिलान्यास किया गया है। इस व्यवस्था से दरभंगा और आसपास के सभी जिलों में दवाओं की कमी दूर होगी। साथ ही साथ इसके संचालन से दवा आपूर्ति व्यवस्था में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद जिला अस्पतालों एवं स्वास्थ्य उपकरणों को उपकेंद्रों को आसानी से दवाएं उपलब्ध हो सकेगी। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब स्कूलों में शिक्षकों को फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम का पालन करना होगा। यह खबर के अनुसार इस नई प्रणाली में शिक्षकों को स्कूल आने और फिर जाने के समय अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। जैसे जो शिक्षक अटेंडेंस में हेराफेरी करने की कोशिश करते थे उन्हें अब रोक मिलेगा। इसके अलावा शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि बिहार में नई व्यवस्था के तहत अब गुरुजी की चालाकी अटेंडेंस में यानी कि हाजिरी में नहीं चलेगी। जहाँ चालाकी को अब दूर रखना होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इन और आउट टाइम के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू कर दिया है। इसके तहत शिक्षक को स्कूल में प्रवेश और फिर निकासी के समय अपनी फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मार देने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। जी हां, बिहार के आरा से धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया पुलिस ने वीडियो संदेश जारी करके पप्पू यादव को जान से मार देने की धमकी देने वाले को दबोच लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जिले के पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि वीडियो संदेश जारी करके धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है और उसका नाम राम बाबू यादव है। हालांकि उसने पप्पू यादव को धमकी क्यों दी, इस बारे में अभी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के खास और फिर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने सड़क को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि अगले साल जून से पहले 45 पुलों का भी निर्माण कराया जाएगा। जब मंत्री ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी ग्रामीण और फिर कस्बाई इलाकों में सड़कों का जाल बिछा करके विकास की मिसाल पेश की गई है। जब राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने रविवार को औरंगाबाद नगर भवन में जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही साथ पार्टी की मजबूती और फिर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 19 वर्षों से बिहार में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताना और फिर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धक करना है। सीएम नीतीश कुमार ने बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म के लोगों का सर्वांगीण विकास किया है। जहां अशोक चौधरी ने आगे कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की ये परिकल्पना है कि प्रदेश के किसी भी दूर दराज वाले इलाकों से राजधानी पटना अधिकतम 5 घंटे में लोग पहुँच सके। दोस्तों, बिहार में कड़ाके की ठंड का आगाज शुरू हो चुका है। जहां दिन के साथ रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। वहीं पर झारखंड से सटे जिलों में बादल और फिर न्यूनतम तापमान में भारी कमी होने की संभावना है। इसको लेकर के लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर और फिर ठिठुरन को लेकर के चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और कहा कि अगले 2-3 दिनों तक पटना, भोजपुर, नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई, अरवल और बेगूसराय के कुछ क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। इन जिलों में बादल छाए रहने से दिन का तापमान घटेगा। आपको बता दूं कि मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 2 दिनों के बाद बिहार में पश्चिमी हवा का बहाव तेजी से बढ़ेगा, जिससे बिहार के कई जिलों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं पर 5 और फिर 6 दिसंबर 2024 की सुबह के समय बिहार के कई जिलों में ठिठुरन में बढ़ोतरी होगी। इधर दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिले में देर रात से सुबह तक कुहासे का दौर जारी रहेगा। दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों में, विशेष करके झारखंड से सटे जिलों में मध्यम स्तर के बादल दिखने का पूर्वानुमान है। बिहार के लखीसराय जिले में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। हेडमास्टर पर स्कूल की छात्राओं ने गंदी हरकत करने का आरोप लगाया है। जहां इस बात से नाराज लोगों ने स्कूल में घुस करके हेडमास्टर के साथ मारपीट की गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। दरअसल पूरा मामला
नगर थाना क्षेत्र स्थित पुरानी मध्य बाजार विद्यालय की है। स्कूल के हेडमास्टर संजय कुमार पर छात्रों के साथ गंदी हरकत करने का आरोप लगा है। जहाँ छात्रों द्वारा परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन आपे से बाहर हो गए और फिर क्लासरूम में ही आरोपी हेडमास्टर की जमकर के पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वैसे कुछ लोग क्लासरूम में घुस करके हेडमास्टर संजय कुमार पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरता रहे हैं। हालांकि केडीवी लाइव वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठी है। जी हां, ये मांग जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद संजय झा ने की है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार के योगदान को सराहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या फिर इससे भी बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बयान संजय झा ने समस्तीपुर में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया है। जहाँ संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो फिर मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार या फिर उससे भी बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल पहले समस्तीपुर में कोई भी लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं देखी गई थी, लेकिन आज ये संभव हो पाया है जो नीतीश कुमार की योजनाओं का परिणाम है। आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब जदयू के किसी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की है। इससे पहले भी जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी नीतीश कुमार के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर चुके हैं। उन्होंने बिहार विधान परिषद में कहा था कि नीतीश कुमार जो काम किया है जलवायु परिवर्तन के लिए ऐसे किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। बिल गेट्स ने भी नीतीश कुमार के कामों की सराहना की है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। एसपी शराबी है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि बाजार में दबंगों के साथ दारू पीता है, एसपी शराबी है। जी हां, यह कहना है जेडीयू विधायक का। आपको बता दूं कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल है कि मानता नहीं। गोपाल मंडल ने आज एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी ही पार्टी के सांसद पर निशाना साधा, तो वहीं पर नवगछिया एसपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। विधायक गोपाल मंडल ने भरी सभा में एसपी पूरन झा को शराबी बता दिया। उन्होंने कहा है कि हम फिर से फंस जाएं तो फिर फंस जाएं, लेकिन बता देना चाहते हैं कि ये जो एसपी यहाँ पर पुलिस महकमा का हेड है, उनका धंधा बाजार में दबंगों के साथ दारू पीने का है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एसपी पूरन झा पर और टिप्पणी करते हुए उसको दबंगों को अपने सरकारी आवास पर बैठा करके दारू पिलाता है, ये कहना है। आगे गोपाल मंडल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इसकी शिकायत करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसपी बढ़िया लड़का है, बढ़िया क्या करेगा। आईएएस और फिर आईपीएस किसी का सुनता नहीं है। हमारे सांसद बैठे हैं, हमने इन्हें लोकप्रिय कहा, लेकिन इनसे कहेंगे पार्टी में दरार पैदा ना करे। हमने जिताने का काम किया है, 40,000 वोट से लीड करवाया है। इसके बाद आप पूछते नहीं है। सांसद महोदय का लोगों को दर्शन नहीं होता है, लोगों का फोन नहीं उठाते हैं सांसद महोदय जी। आपको बता दें कि बरबोले विधायक गोपाल मंडल का ये बरबोलापन और आपत्तिजनक बयान नवगछिया में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में सामने आया है। बीते शनिवार को भी उन्होंने मंच से पार्टी की खूब फजीहत कराई थी। अगर आप भी आलू खाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि केमिकल से आलू तैयार किया जाता है। जी हाँ, जो नई आलू जो आ रही है ये केमिकल से तैयार किया जाता है। अब इसको लेकर के अगर आप केमिकल वाले आलू खाएंगे तो आपके सेहत पर क्या असर होगा आप खुद समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि जहां पहले फलों और सब्जियों को पकाने, उनकी पैदावार बढ़ाने और ताजगी बनाए रखने के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता था, अब व्यापारियों की मुनाफाखोरी के चलते ये केमिकल खुलेआम बेचा जा रहा है। ताजा उदाहरण है बाजार में बिक रहे नए आलू का, जो कि दरअसल पुराने आलू को खतरनाक अमोनिया केमिकल से तैयार किया जा रहा है। जब पिछले कुछ दिनों से शहर में 40 रुपए किलो बिकने वाला आलू अब 60 रुपए किलो बिक रहा है। व्यापारियों के अनुसार एक रात में अमोनिया केमिकल से पुराने आलू को नया बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ आलू का रंग और फिर रूप नहीं बदलता, बल्कि उसका वजन भी बढ़ जाता है। इससे कारोबारियों को दोगुना मुनाफा हो रहा है, जबकि जनता की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। व्यापारियों ने बताया है कि असली नया आलू मिट्टी में लिपटा होता है और फिर पानी में डालने पर मिट्टी आसानी से निकलती नहीं है। वहीं पर केमिकल से तैयार आलू को पानी में डालते ही मिट्टी घुल करके आसानी से साफ हो जाती है, जो इसे पहचानने का एक मुख्य तरीका है। हालांकि दुकानदार इस फर्क को समझते हुए भी जानबूझ करके केमिकल वाला आलू बेच रहे हैं, क्योंकि इस पर उन्हें अधिक मुनाफा हो रहा है। जहाँ अमोनिया का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। वहीं पर सीनियर न्यूट्रिशन के अनुसार अगर अमोनिया की मात्रा अधिक हो तो फिर ये दिमागी हालात पर असर डाल सकता है और विभिन्न मानसिक
समस्याएं परेशानी हो सकती है। बातचीत के दौरान खाद्य अधिकारी ने बताया है कि इस मामले में सैंपलिंग की जाएगी और फिर गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि 15 दिनों से ये बाजार में बिक रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी सैंपलिंग नहीं की गई है। अधिकारी ने कहा कि यदि अमोनिया वाला आलू का मामला सही पाया गया तो फिर संबंधित व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि आखिर ये अमोनिया वाला आलू क्या होता है। तो आपको बता दूं कि आलू में बदलाव लाने के लिए व्यापारियों ने अमोनिया पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। व्यापारी बताते हैं कि 50 रुपए किलो अमोनिया पाउडर खरीद करके उसे पानी में घोल करके पुराने आलू को 14 घंटे तक इस घोल में डुबोते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आलू का वजन बढ़ जाता है और उसकी सतह भी चमकदार हो जाती है, जिससे वह नया दिखता है। हालांकि ये आलू जल्दी खराब भी हो सकता है क्योंकि इस प्रक्रिया में उसकी ताजगी बनी नहीं रहती है। समाज में बदलते हुए पैटर्न और मुनाफे के लालच में यह आलू कारोबार अब एक खतरे के रूप में सामने आया है। ऐसे में लोगों को सजग रह करके इस तरह के आलू से बचने की आवश्यकता है। जो आलू बाजार में नया दिख रहा है वह दरअसल पुराने आलू का केमिकल संस्करण हो सकता है, यानी कि आलू दिख रहा है नया लेकिन है बहुत पुराना। स्वास्थ्य के लिहाज से ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पुराने जमाने के किसानों के संस्कार और खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों को पुनः अपनाया जाए, ताकि इस तरीके के मुनाफाखोरी के खेल से लोगों की सेहत से बच सके और फिर खाद्य सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। दोस्तों, किशनगंज में दिन दहाड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला है। अब इसको लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है। मामला किशनगंज जिला के ठाकुरगंज थाना का है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरगंज की RI में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर के ANM सुनीता कुमारी ने चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को आवेदन देकर के जानकारी दी है कि किशनगंज में चोरों का आतंक लगातार जारी है। अब चोर दिन में भी वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरगंज की RI में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर के ANM सुनीता कुमारी ने चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर और अनिल कुमार गुप्ता को आवेदन देकर के जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हर दिन की तरह वे अपना काम करके घर आई थी। इसके बाद दोपहर को सूचना मिली कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी हो गई है। जब आकर के देखी तो फिर पाया कि दरवाजे को तोड़ करके 2 स्टेबलाइजर अन्य कई जरूरी और कीमती सामानों की चोरी कर ली गई है। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष मकसूद अशरफी ने कहा कि आवेदन मिला है, छानबीन की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के मुसलमान अगर जदयू के साथ इंसाफ नहीं किया तो मुसलमान गद्दार कहलाएंगे। जब बलियावी के समुदाय के लोग गद्दार कहलाएंगे, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है गुलाम रसूल बलियावी का। उन्होंने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि अगर मुसलमान जदयू को वोट नहीं देंगे तो गद्दार है, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन सेम मिलती जुलती बातें कही है। आपको बता दूं कि गुलाम रसूल बलियावी किशनगंज आए हुए थे। किशनगंज में उन्होंने मुसलमानों को ऐसी बातें कह गए, जो बात कही है उसको लेकर के हंगामा मचना तय माना जा रहा है। आपको बता दूं कि किशनगंज JDU की तरफ से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था और इस सम्मेलन में गुलाम रसूल बलियावी भी आए हुए थे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ऐसी बातें कह गए जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि अगर सीमांचल के मुसलमान, बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो अगर गद्दारों की लिस्ट की फहरिस्त निकाली जाएगी तो उसमें मौलाना गुलाम बलियावी के समुदाय के लोगों के नाम होगी। यानी कि यूं कहा जाए तो गुलाम रसूल बलियावी सीधे सीधे मुसलमानों को चैलेंज किया है और सीमांचल, खास करके सीमांचल और बिहार के मुसलमानों को। जहां आपको बता दूं कि गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि अगर मुसलमान 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में JDU को वोट नहीं देते हैं तो वे सबसे बड़े गद्दार होंगे। जी हां, दरअसल बात यह है कि गुलाम रसूल बलियावी किशनगंज आए हुए थे। किशनगंज में उन्होंने यहां पर कहा कि सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों के आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो फिर याद रखिएगा, जब गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी तो सबसे पहले पंक्ति में मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। बड़े मंच से गुलाम रसूल बलियावी ये बातें कह गए हैं। आपको बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी रविवार को किशनगंज पहुंचे थे। इस दौरान JDU के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए लोगों से बातें करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर से आए लोगों की बातों में बह जाओगे तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। ये कहना है गुलाम रसूल बलियावी का। साथ ही साथ बलियावी ने कहा कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं है। लालू के कार्यकाल को लेकर के सवाल भी उठाए हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2005 से पहले आपकी तनख्वाह
तनख्वाह कितनी थी? 3 महीने की सैलरी के लिए लालू यादव पटना के बेली रोड में आप लोगों को पिटवाते थे। अगर वे दिन याद है तो 2024 में इंसाफ कीजिएगा। साथ ही साथ गुलाम साहब ने कहा है कि नीतीश कुमार आपके सैलरी में भी कितने % इजाफा किए हैं, या करीब 300 से ज्यादा % इजाफा कर दिए हैं। जी हाँ, इतने % इजाफा आज तक किसी ने नहीं किया है, न ही लालू ने किया है और न ही राबड़ी शासन में हुआ है और न ही इससे पहले कभी हुआ है। नीतीश कुमार ही एक ऐसा नेता है जो कि मुसलमानों के हर वक्त फिक्रमंद रहे हैं और मुसलमानों के लिए बिना कोई लोभ के काम किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 7वें वेतन लागू करके आपके बेटे की हिम्मत ही नहीं बढ़ाई बल्कि मकानों की तस्वीर भी बदल दी। दरअसल भाषण के दौरान उन्होंने 2025 की जगह 2024 बोल दिया। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिमों के वोट के लिए सेक्युलर नहीं है, वो बाय ब्लड और बाय बर्थ सेक्युलर है। दरअसल बात यह है कि 24 नवंबर को सांसद ललन सिंह ने एक बयान दिया था जिसको लेकर के पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा मचा था। ललन सिंह ने कहा था कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं और साथ ही साथ पहले भी नहीं देते थे और अब भी नहीं देते हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उन्हें कौन वोट देता है और फिर कौन नहीं देता है। सीएम नीतीश सिर्फ बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। उन्होंने ये बयान मुजफ्फरपुर में दिया था। अब इसके बाद ललन सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला भी दर्ज किया गया, परिवाद दर्ज किया गया है। साथ ही साथ ललन सिंह के खिलाफ विपक्षी दल पुरजोर तरीके से मुखर हो रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मुसलमान भी जेडीयू को वोट करते हैं, लेकिन ललन सिंह बीजेपी के साथ जा करके बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं जैसे बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। जहां अब उसी बयान को लेकर के गुलाम रसूल बलियावी उनका समर्थन करते हुए ये बातें कही है। कहा जाए तो धीरे धीरे जेडीयू के कई नेता ललन सिंह के बयान का समर्थन करते हुए दिख चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के मधेपुरा जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है जहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी पर जातिगत आधार पर हिंसा और अपमान करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मधेपुरा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम शिविर कुमार मिश्रा ने बैडमिंटन के खेल में हारने के बाद कुर्मी समाज के एक युवा खिलाड़ी राजकुमार के साथ दुर्व्यवहार किया है। जहां बैडमिंटन खेल में हारने के बाद एडीएम उसको दौरा करके पीटा है। जहां जानकारी के अनुसार एडीएम मिश्रा और फिर राजकुमार बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल के दौरान राज ने एडीएम को हरा दिया। इसके बाद गुस्से से तिलमिलाए एडीएम मिश्रा ने कथित तौर पर गाली गलौज की और रैकेट से राजकुमार की पिटाई कर दी। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोग इसे जातिगत भेदभाव और फिर सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला बता रहे हैं। जहां मधेपुरा जिला जो कभी समाजवाद का घर माना जाता था, उसमें ऐसी घटनाओं ने प्रशासन और फिर समाज दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां घटना के बाद कुर्मी समाज के लोगों और फिर सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कई संगठनों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द एडीएम मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक शख्स का एक वीडियो सामने आया है, वायरल हो रहा है और ये शख्स कह रहे हैं कि मैं ईवीएम हैक कर सकता हूं। यह शख्स का नाम है सैयद शुजा। सैयद शुजा नाम के एक शख्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर के दावे से सनसनीखेज फैला दी है। दरअसल उसने दावा कर दिया है कि वह ईवीएम की फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ करके उसे हैक कर सकता है। शुजा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह चुनाव आयोग का भी इस पर ध्यान गया है, जिसके बाद उसकी शिकायत पर मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट ने शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी सैयद शुजा का दावा झूठा और निराधार है। यह अधिकारी ने बताया है कि 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग ने साल 2019 में भी इसी तरीके का दावा करने के लिए शुजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। दोस्तों, ललन सिंह ने हाल ही में अपने एक बयान अल्पसंख्यक समाज को लेकर के दिया गया, जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अल्पसंख्यक समाज का कितना वोट जदयू को मिलता है, ये चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पर जेडीयू में मुस्लिम बिरादरी से आने वाले नेताओं की इस पर अलग अलग राय है। एक तरफ जहां पर जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने ललन सिंह के बयान का बचाव किया है और उसका उद्देश्य समझाया है, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर जदयू के विधान परिषद प्रोफेसर गुलाम गौस ने आंकड़ों के साथ समझाया है कि जदयू को मुस्लिमों का समर्थन चुनाव में कितना मिलता है। जदयू के विधान परिषद प्रोफेसर गुलाम गौस ने रविवार को जदयू की जीत में मुस्लिम समुदाय की भूमिका को बताया है। उन्होंने बताया है कि गया के बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी की जीत में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों और फिर समाजवाद समेत धर्मनिरपेक्ष छवि से प्रेरित होकर के उनके हाथों को मजबूत बनाने का निर्णय उन सभी ने लिया है। प्रोफेसर गुलाम गौस ने चुनाव आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर कहा कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 27 बूथों में 24 बूथों पर राजद
राजद के मुकाबले जदयू को ज्यादा वोट मिले हैं। ये सभी क्षेत्र मुस्लिम बहुल है। जब प्रोफेसर गुलाम गौस ने कहा कि मुस्लिम वोटरों के संबंध में कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने किशनगंज में एक कार्यक्रम में कहा कि ये सवाल चुनाव का नहीं है, नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, बल्कि बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है। ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों के आबरू का है, वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो फिर याद रखिएगा कि जब गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी तो फिर मौलाना बलियावी की बिरादरी का नाम ही सबसे पहली पंक्ति में होगा। ये बातें रविवार को किशनगंज में जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कही थी। दोस्तों, बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, शुरू कर दी है। जब नीतीश कुमार आमतौर पर किसी भी चुनाव से पहले बिहार की यात्रा पर निकलते रहे हैं, इस बार भी चुनाव के पहले इसी महीने महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वे न केवल महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लेंगे, बल्कि माना जा रहा है कि इस क्रम में वे महिला मतदाताओं को साधने की भी कोशिश करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान महिलाओं से संवाद भी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार इस यात्रा के में महिलाओं के लिए कोई भी बड़ी घोषणा भी कर सकता है। यह जदयू महिला मतदाताओं को अपना कोर वोटर मान रहा है। महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून का फैसला किया था। हाल ही में झारखंड में हुए चुनाव में मैया सम्मान योजना का बड़ा लाभ महागठबंधन खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी अपनी इस यात्रा के दौरान बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में रोजगार को लेकर के जारी राजनीति के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और फिर राज्य ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि एक 9वीं पास व्यक्ति को कानून के बारे में क्या जानकारी होगी। साथ ही उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी पर भी निशाना साधा है। विजेंद्र यादव ने कहा है कि 9वीं तक पढ़ा लिखा व्यक्ति कानून के बारे में क्या समझेगा, रोजगार देने का फैसला मुख्यमंत्री का होता है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए नौकरी और फिर 2 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। साथ ही राज्य ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया है कि राजद परिवार ने 15 साल तक बिहार में शासन किया है, लेकिन राज्य में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसके बजाय चारा घोटाला और फिर अलकतरा घोटाला जैसे मामले सामने आए हैं। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव किशनगंज में ये बातें कहा था जब किशनगंज में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इन सभी बातों को कहा है। बिहार के 5 जिलों में किसानों के लिए पहचान पत्र आईडी कार्ड बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर लिया गया है। इस योजना के तहत बिहार के हर किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। जब आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिन जिलों का चयन हुआ है उसमें भागलपुर का पीरपैंती के बाबूपुर और बारा, इसके साथ ही गया का बेलहरिया और बिलवाकरहड़ा और पूर्णिया का बरहरिया, धनकटा और फिर बोहरा शामिल है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण जिले का नाम भी शामिल है। वहीं पर फॉर्मर रजिस्टर्ड ऐप के माध्यम से किसानों का निबंधन किया जा रहा है, यानी कि रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इसके लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, खतौनी, भूमि स्वामित्व का दस्तावेज जरूरी होगा। बिहार में एड्स बीमारी तेजी से पांव पसार रहा है, जिसकी वजह से लगातार एड्स के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज बिहार एड्स संक्रमण में देश में तीसरे स्थान पर है। वहीं पर एड्स का हॉटस्पॉट पटना बन गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। जब पटना में सबसे ज्यादा 1867 लोग पाए गए हैं एड्स से संक्रमित साल 2024 और 2025 की बात करें तो फिर अक्टूबर तक बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 1867 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि सारण में 422, भागलपुर में 362, सीतामढ़ी में 339, भागलपुर में, दरभंगा में 399, सिवान में 359, बेगूसराय में 390 और समस्तीपुर में 349 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में एड्स के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में हड़कंप मच गया है। जहां बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की रिपोर्ट्स के अनुसार ये बीमारी ज्यादातर युवा, ड्राइवरों और किन्नरों के साथ साथ बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। वहीं पर बिहार जैसे राज्य में एड्स के संक्रमण लोगों में मिलने से चिंता बढ़ती जा रही है। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में 5 नए पीपा पुल बनाए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में 104 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए पीपा पुल का निर्माण होगा। इसमें बक्सर और बलिया के बीच गंगा नदी पर, समस्तीपुर में गंगा नदी पर और मधेपुरा से खगड़िया के बीच कोसी नदी पर पीपा पुल बनाया जाएगा। इसके साथ ही गंगा नदी पर गयारपुर से आला दियारा और महुली घाट और सिताब दियारा के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। इन पीपा पुलों के बनने से बिहार में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीपा पुल बनने से दियार वासियों के सामाजिक और फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
दोस्तों, बिहार की ग्रामीण सड़कों को चकाचक बनाने के लिए नीतीश सरकार एक्शन में है। मरम्मत अवधि से बाहर हो चुकी राज्य की ग्रामीण सड़कों को फिलहाल चलने लायक यानी कि गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के सभी जिलों में कुल मिलाकर के 28,000 किलोमीटर सड़कें मरम्मत अवधि से बाहर आंकी गई है। इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विभाग ने 7 महीने की कार्य योजना बना ली है। इसके अनुसार हर माह लगभग 4,000 किलोमीटर सड़कों को चलने लायक बनाया जाएगा। 7 महीने की अवधि में इन सड़कों को दुरुस्त करने का योजना पर काम शुरू हो रहा है। विभागीय अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार राज्य में यानी कि बिहार में काफी संख्या में ऐसी सड़कें हैं जो कि मरम्मत अवधि से बाहर हो चुकी है। विभाग ने ऐसे सड़कों का सर्वे करने का निर्णय लिया था। 30 नवंबर को ही विभाग सर्वे की रिपोर्ट मिल चुकी है, जहां ऐसी सड़कों की संख्या लगभग 28,000 किलोमीटर आंकी गई है। अब इन सड़कों को फिलहाल चलने लायक बनाने का निर्णय लिया गया है। इन सड़कों पर उभरे गड्ढों को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया है। जब विभाग की कोशिश है कि जून 2025 के पहले ऐसी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाए। चूंकि मरम्मत अवधि से बाहर रही सड़कों की संख्या 28,000 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कों की हालात ठीक नहीं रहने से गाँव के लोगों खासकर के किसानों को काफी परेशानी होती है। सरकार गाँव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ही सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्य भर में गाँव की सड़कों को ठीक किया जाए। 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार युवाओं पर फोकस कर रही है। युवाओं को सरकार और फिर पार्टी से जोड़ने के लिए सरकार स्पोर्ट और फिर युवा महोत्सव को बढ़ावा देगी। पहली बार सरकार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जरिए लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आकलन कर रही है, जिससे जिले में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रही है। स्कूलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जा रही है। इसी को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अब हर जिले में इसी तरीके का युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार के मंत्री युवाओं के साथ संवाद करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया को बिहार ने 10 बड़ी उपलब्धियां दी। आपको बता दूं कि बिहार, जिसे आज एक पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है, अपने समृद्ध अतीत के लिए भी जाना जाता है। बिहार का इतिहास वास्तव में गौरवमयी है और प्रेरणादायक रहा है और इस राज्य ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अब 10 योगदान के बारे में अगर बात किया जाए, महान उपलब्धियों के बारे में बात किया जाए, तो नंबर है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बना। जब बिहार के वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था, जिसे लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करें तो दुनिया के 2 धर्म बिहार से ही निकले हैं। जब बिहार वह भूमि है जहां पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है। जब महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और भगवान महावीर ने भी बिहार में अपने उपदेश दिए थे।